जनरलाइजेशन टू 3D बॉक्स, त्रिविमीय बॉक्स के लिए व्यापकीकरण। तो हमने वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था, अब उसी के वेव फंक्शन को और आइगन वैल्यूज को 3D में अपन को लिखना है। सो पहले जब अपन ने वन डायमेंशन के अंदर पढ़ा था तो हमारा जो पोटेंशियल था वो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही था, और अब हम उसको 3D के अंदर करेंगे। तो जो हमारा पोटेंशियल बॉक्स है, ये देखो, ये यहाँ पर एक क्यूब बनाया हुआ है जिसकी लेंथ x में a है, y में b है और z में c है। इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल है 0 और इसके बाहर हर जगह पोटेंशियल है इन्फानाइट। तो पार्टिकल हमारा जो है इस बॉक्स के अंदर है, और उस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले v इनसाइड 0 है और v आउटसाइड इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसके अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन अंदर की साइड लिखते हैं। तो अंदर हमें पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन होती है -h⁻² डेल टू साई, यहाँ पे प्लस होता है v, प्लस पे v होता है, पर क्योंकि अंदर पोटेंशियल 0 है तो वो 0 हो जाएगा और ई साई हो जाएगा। डेल टू साई को तीनों में लिख लेते हैं, x और y और z कोऑर्डिनेट में, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन से हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है हमारा साई, जो कि x y z का फंक्शन है, ठीक है, उस एक्स वाई जेड के फंक्शन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी चरों के पृथक्करण विधि से अपन 3 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में मानते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन होगा कैपिटल एक्स जो केवल एक्स का फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन मान लीजिए कैपिटल वाई है और तीसरा फंक्शन कैपिटल जेड है। साई को अगर हम इन तीनों के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं और इसे वापस इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 में हमें क्या मिल जाएगा। अब देखो, जब यहाँ पर साई की जगह हम रखेंगे कैपिटल एक्स वाई जेड, तो हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और जो y और z है इन दोनों के अंदर x है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो x नहीं है और यहाँ पर भी x नहीं है। तो ये दोनों एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो y z बाहर आ जाएंगे और डिफ्रेंसिएशन केवल कैपिटल x का होगा। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z बाहर आ जाएंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर तो था साई की जगह आ जाएगा x y z। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे कैपिटल x y z से, तो हमें ये 3 टर्म यहाँ पर मिल जाएगी और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो टर्म है वो सब कांस्टेंट है, एनर्जी पार्टिकल की h⁻² m और 2, यानी 3 टर्म का टोटल मिला के कोई कांस्टेंट हो रहा है। सपोज ये कांस्टेंट है 6, ठीक है, और ये फंक्शन है मान लीजिए 2, ये फंक्शन है मान लीजिए 2 और ये है 2, तो 2 + 2 + 2 = क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर हम वेरिएबल x y z, 3 वेरिएबल है, तीनों को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने केवल x को चेंज किया, y और z को चेंज नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्योंकि ये फंक्शन x पे डिपेंडेंट है, अब सेकेंड और थर्ड वाला फंक्शन तो x पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो जब हम x में चेंज करेंगे तो केवल पहला वाला टर्म चेंज होगा, सेकेंड और थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस कंडीशन में मान लीजिए ये वैल्यू चेंज होकर 2 से क्या हो जाती है 3, तो अब 3 + 2 + 2 क्या ये 6 है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब इक्वेशन इनवैलिड हो गई। तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों टर्म अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए और उन तीनों कांस्टेंट का टोटल इस टर्म के बराबर आना चाहिए। इस वजह से हम तीनों टर्म को अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे। तो मान लीजिए जो पहला कांस्टेंट है वो -kx², ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम इस टर्म को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसे -kx² मान लेंगे, क्योंकि ये x वाले फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। सिमिलरली y और z के लिए हमें इक्वेशन नंबर 5 और 6 मिल जाएगी। तो वापस इक्वेशन नंबर 3 में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर देखो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, -kx² और ये हो जाएगा -ky² और ये हो जाएगा -kz² क्या हो जाएगा -2me/h²। सबके माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये k² क्यों, क्योंकि x² + y² + z² तीनों कंपोनेंट को मिला के हमने लिख दिया k², और इक्वेशन नंबर 3 से वो वैल्यू किसके बराबर आ रही है 2me/h²। वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन हमें मिला था वो था ये, और अभी अभी हमने जो साई है उसको क्या माना है x y z, जिसमें से केवल x का फंक्शन जब होता है तो हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल x, यानी कि जो वेव फंक्शन केवल 1 डायमेंशन का होगा उसमें हमें साई की जगह कैपिटल x यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमने कोऑर्डिनेट कौन सा लिया था x, और स्मॉल x के करस्पॉन्डिंग हमारा वेव फंक्शन हमें इस केस में कौन सा मिल रहा है, कैपिटल x मिल रहा है। तो x = ये हो जाएगा, यहाँ पर n1 जो था पिछली बार जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही होगा, आप देख लेना, वहाँ पे हमें मिला था n की वैल्यू ka/π, तो यहाँ k की जगह आ जाएगा kx, a/π आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
और ये वैल्यूज़ मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी कि हम 0 क्यों नहीं लेते हैं और नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 से वैल्यू आ जाएगी। तो इसी के सिमिलर हम y और z में लिख देंगे। तो y और z में यहाँ पर a ये क्यूब की लेंथ है x डायरेक्शन में, सॉरी क्यूबॉइड जो है हमारे पास, y में लेंथ इस बार b ली है, z में लेंथ c ली है। n1 n2 n3 आ जाएगा और x की जगह y और z आ जाएगा। ये n2 और n3 की वैल्यूज़ हो जाएगी। तो जो वेव फंक्शन है वो हमारा क्या था, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, यानी कि इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये हमें वेव फंक्शन मिलेगा। और ये होगा कि कोई पार्टिकल अगर 3 डायमेंशनल बॉक्स में है तो उसका आइगन फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर अभी अभी जैसे देखा था हमें kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर की वैल्यू ये मिली थी। और यहाँ पर k की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो ये देखो जो शुरुआत में हमने k माना था, यहाँ से kx की वैल्यू निकालो। k क्या मिलेगा हमें, n1 पाई अपॉन a। ये क्या मिल रहा है हमें, kx की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर देखो इस kx की जगह हम लिख देते हैं n1 पाई अपॉन a। सिमिलरली ये ky की वैल्यू हो गई और ये kz की वैल्यू हो गई। इक्वेट कर दिया दोनों को और e की निकाल लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर e की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एंड दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़, क्योंकि जो आइगन फंक्शन होता है वो उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती है वो एनर्जी की मिलती है और उन्हीं को हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। अगर बॉक्स क्यूबिक नेचर का है तो तीनों लेंथ इक्वल होगी। तो उस कंडीशन में ये जो वेव फंक्शन है यहाँ पे साई, इसमें a b c इन तीनों की जगह वैल्यू सेम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, 2/a⁴ 3/2। क्योंकि हमें रूट में क्या मिला था, 8/a/b/c। तो 8 जो है वो हमें पता है 2 का क्यूब होता है और उस पर रूट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2⁵ हो जाएगी और ये a⁵ हो जाएगी। ये साइन है हमारे पास, यहाँ पे पहले a था अभी भी a है, इस जगह पहले b था और यहाँ पर c था। तो हमें तीनों जगह a मिल गया। एनर्जी आइगन वैल्यूज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस जगह a² हो जाएगा, इस जगह भी a² हो जाएगा और ये सब बाहर आ जाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें ये। ठीक है, इस पूरे टर्म को सपोज हम E1 मान लेते हैं तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल रही है E, जहाँ पर E1 जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी जब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि n1 n2 n3 0 तो हो ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी बल्कि E1 मिलेगी हमें। और इसके बाद देखो डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। डीजनरेसी का मतलब मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में तो समझाया, एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमें सेम आइगन फंक्शंस अगर सॉरी हमें डिफरेंट स्टेट्स मिलते हैं जिनके एनर्जी सेम हो। सेम एनर्जी वाले अगर हमें अलग अलग आइगन फंक्शंस मिलेंगे, यानी साई हमें डिफरेंट मिलेंगे लेकिन उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमें सेम मिलेगी, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजनरेसी। और हमें कितनी वैल्यूज़ मिल रही है, यानी साई की हमें कितनी वैल्यूज़ मिल रही है जिनके लिए हमें एनर्जी की सेम वैल्यूज़ मिल रही है, उसे हम ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हमारे पास देखो एनर्जी की ये वैल्यू देखो आप। सबसे पहले एनर्जी हमारे पास है E1 n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। अब जब भी हम n1 n2 n3 की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा सीधा क्या चेंज हो जाएगा, साई चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साई के एक्सप्रेशन में देखो n1 यहाँ पर है, n2 यहाँ पर है और n3 यहाँ पर है। तो जब भी हम n1 n2 n3 का जितने भी कॉम्बिनेशन लेंगे, हर कॉम्बिनेशन के लिए हमें अलग साई मिलेगा, लेकिन हर कॉम्बिनेशन के लिए हमें एनर्जी अलग मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जब एनर्जी की वैल्यू 3E1 हो जाएगी तो वो हमें कब मिलेगी, जब n1 n2 n3 का कॉम्बिनेशन क्या हो, 1 1 1। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3E1। तो जब एनर्जी 3E1 होगी तो उसके लिए हमें n1 n2 n3 का एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। और क्योंकि हमें एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा तो साई की भी हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब एनर्जी की वैल्यू 6E1 हो जाएगी तो डीजनरेसी 3। अब डीजनरेसी 3 का मतलब 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। देखो 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1। यहाँ पर रखो ये वैल्यू, n1 की जगह सपोज 1 का स्क्वायर रखो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और 3 की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 4 + 5 + 6 हमें एनर्जी कितनी मिल रही है 6E1। लेकिन 6E1 हमें इस कॉम्बिनेशन में मिल रही है, इसमें भी मिल रही है और इसमें भी मिल रही है, जबकि इन तीनों के लिए साई अलग अलग होगा। इसके लिए साई 1 समझ लो, इसके लिए साई 2 और इसके लिए साई 3। अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों कोफिशिएंट जो है या ये तीनों वैल्यूज़ जो है ये XYZ के साथ आ रही है। तो पहले केस में हमें साई क्या मिलेगा, यहाँ पर n1 1 हो जाएगा, n1 n2 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो sin πx/a, sin πy/a और sin 2πz/a। लेकिन जब यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ 1 रहने देंगे और यहाँ 1 कर देंगे तो उस कंडीशन में जो वेव फंक्शन मिलेगा वो पहले वाले से अलग होगा। यानी n1 n2 n3 के कॉम्बिनेशन के लिए वेव फंक्शन तो चेंज हो रहा है पर आइगन वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे डीजनरेसी।
ठीक है, क्योंकि डिजनरेसी के मैंने अंदर आपको बताई थी इसके बारे में एक्सप्रेशन पहले भी। 9 E1 की बात करें तो इसके भी 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। ये देखो, एक कॉम्बिनेशन ये और एक ये। सिमिलरली 11 E1 की डिजनरेसी 3 होगी क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फिर 12 E1 पे देखो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। और ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ध्यान रखना, एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है आपकी। तो आप यहाँ पर देखो, ये अच्छी चीज़ है। देखो 2 2 वाली, जब तीनों 2 2 होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब 3 1 1 होगी तो एनर्जी कम होगी। इसके बाद देखो 14 E1 के 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 17 E1 के 3 मिलेंगे, तो ये सब क्या है, डीजनरेसी है। अगर इनके एनर्जी लेवल ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखो एनर्जी लेवल बनाए हुए हैं। सबसे पहला लेवल, क्योंकि हमने देखा मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी, जब तीनों 1 1 1 हो जाएंगे और उस कंडीशन में एनर्जी 3 E1 मिलेगी, तो इसे फर्स्ट लेवल की मानते हैं। उसके बाद हमें कहाँ मिलता है कॉम्बिनेशन 6 E1, उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी 3। फिर 9 E1, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी लेवल, इनके जो गैप है ना वो उसी आधार पर है कि दोनों नंबर्स के बीच कितना गैप आ रहा है। जैसे 3 और 6 के बीच में अच्छा खासा गैप है तो ये गैप आ जाएगा, 6 से 9 के बीच में भी गैप है तो उतना का उतना आ जाएगा। फिर 9 से 11 के बीच में गैप कम हो गया तो ये गैप कम हो गया। फिर 11 से जस्ट 12 और कम हो गया तो ये पास पास में बने हुए हैं। तो इनका जो गैप है वो इनके डिफरेंस के आधार पर बनाया हुआ है। तो ये था 3 डायमेंशनल बॉक्स का वेव फंक्शन और उसका आइगन वैल्यूज़ और डीजनरेसी।